हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप यू पीपल आर गेटिंग माय वॉइस। आप सभी लोगों को मेरी वॉइस आ रही होगी। तो सबसे पहले हम लोग वीकली एनालिसिस चालू करते हैं। वॉइस आ रही है आप सभी लोगों को? थैंक यू निखिल जी फॉर कंफर्मिंग। तो सबसे पहले हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे और डेटा को थोड़ा समझेंगे कि भाई क्या वीकली डेटाज हैं। वैसे तो 25 तारीख से आपकी ऑलमोस्ट छुट्टियां चालू हो जाएंगी मार्केट के अंदर। बहुत ही डल मोमेंट हो जाएगा, स्प्रेड्स इंक्रीज हो जाएंगे आपके। और वैसे तो ये समय हम लोग रिकमेंड करते हैं लोगों को कि अपना आप लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ताकि जब मार्केट वापस से जनवरी मंथ के अंदर स्टार्ट हो तो आप एकदम फ्रेश तरीके से मार्केट में स्टार्ट हो जाएं, ट्रेडिंग करने के लिए रेडी हो जाएं। तो चलिए आइए चालू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने कुछ हिंदी में भी यहाँ पे जो मैंने इंग्लिश मैटर है अपना उसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। तो कुछ गूगल ने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स दिए हैं, तो हो सकता है वो आपको समझ में ना आए। हिंदी में बहुत ही टिपिकल वर्ड्स हैं, लेकिन मैं आपको डिकोड करने की कोशिश करूंगा। सो 2024 जो था पूरा साल अमेरिकी डॉलर का वर्ष था। और ये 2023 के विपरीत था, जब फेड ने मुद्रास्फीति के खिलाफ अपनी लड़ाई में प्रगति का दावा किया था। यानी मुद्रास्फीति का मतलब होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के खिलाफ जो फेड ने अपनी लड़ाई लड़ी 2024 के बिगिनिंग के अंदर, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट जो इन्होंने रिड्यूस किया उसका समय जो था वो थोड़ा सा टल गया। यानी जो चीजें इनको स्टार्टिंग में करनी चाहिए थी वो इन्होंने सितंबर अक्टूबर में जाके चालू किया इन लोगों ने। नवंबर में जाके चालू किया इन लोगों ने। ठीक है ना? तो पहले तो ये इंटरेस्ट रेट को नीचे लाने में लगे रहे, तो शुरू के 7-8 महीने तो उसी में निकल गए। उसके बाद इन्होंने नवंबर दिसंबर में जब इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किया करना चालू किया, तो उस वक्त इसका इम्पैक्ट डॉलर के ऊपर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट? क्योंकि 5 नवंबर को जब यूएस के इलेक्शंस आए तो ट्रम्प साहब जीत गए। अब जब ट्रम्प साहब जीत गए तो उन्होंने जो पॉलिसीज बोली थी वो डॉलर के लिए फेवरेबल थी, इसलिए डॉलर इंडेक्स कहीं ना कहीं ऊपर रहा। फिर अभी जब दिसंबर का महीना आया, पिछले हफ्ते, जब इंटरेस्ट रेट पॉलिसी को लेकर बात चल रही थी कि भाई हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इंटरेस्ट रेट को हम लोग रिड्यूस करेंगे। ठीक है ना? तो तभी भी ये बात हुई कि भाई इंटरेस्ट रेट रिड्यूस तो हुआ, लेकिन फेवरेट डॉलर इंडेक्स आपका ऊपर चला गया। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्या होता है कि मार्केट में जो न्यूज़ आनी होती है उससे पहले 8-10 दिन पहले उसका इम्पैक्ट आना चालू हो जाता है। अब जब वो इवेंट आता है तो वो इवेंट पे स्मार्ट मनी इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। रिएक्शन देखने को मिलता है, उसका कारण होता है रिएक्शन का कि आने वाले समय में सेंट्रल बैंक की क्या प्लानिंग है। वो इस बात पे फोकस करता है कि ठीक है आपने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दिया, हमें भी एक्सपेक्टेशन था कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा, डॉलर के लिए नेगेटिव होगा, हमने डॉलर 5-6 दिन गिरा दिया। लेकिन अब जब डॉलर इंडेक्स गिर चुका है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ चुका है, तो आने वाले महीनों में आपकी क्या प्लानिंग है? तो सेंट्रल बैंक ने बोला जी हमारा तो जनवरी में ये प्लानिंग है कि हम इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं करेंगे। 2025 की हमारी प्लानिंग थी कि हम 4 टाइम्स इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से अभी एम्प्लॉयमेंट के, जीडीपी के, नॉन फार्म पेरोल के नंबर्स आ रहे हैं, हम केवल 2 टाइम ही इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे। तो ये सारी कहानी सुनने के बाद इन्वेस्टर पागल हो गया। उन्होंने कहा यार ये तो डॉलर को तेज रखो, तो उन्होंने डॉलर को तेज रखा। ठीक है? फिर अब दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि मार्केट प्लेयर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025 में 2 बार ही 25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस होगा। केवल यही नहीं, अभी मैं आपको आगे समझाता हूँ और क्या इनकी चिंता का विषय क्या है। इनकी चिंता का विषय है कि कहीं ये जो रेट कट की बात कर रहे हैं कि 2025 के अंदर हम जो 2 बार इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे, ट्रम्प साहब के आने से, ट्रम्प साहब की पॉलिसीज के इम्प्लीमेंट होने से, क्योंकि उन्होंने अगर इमिग्रेशन वाली पॉलिसीज, ट्रेड पॉलिसीज, टैक्सेस वाली पॉलिसीज इंप्लीमेंट की, तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ने से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से डॉलर की वैल्यू ऊपर रहेगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटरेस्ट रेट कट होने की वजह से, कट होने के बजाय इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए? और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। तो जब
आपका ट्रम्प साहब जीते थे, तो पॉवेल साहब ने क्लियर बोला था कि हमारी कमेटी जितनी भी मेंबर्स हैं, हम इस बात को कंसिडर कर रहे हैं कि ट्रम्प साहब के आने से इन्फ्लेशन के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। अब आज जो डेटा आया था वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आया था। ये पिछले 2 महीने से डेटा इंक्रीज होके आ रहा है, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो ये डेटा डिक्रीज होके आया। ठीक है ना। इसके साथ आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल, कोर ड्यूरेबल डेटा था, वो भी डिक्रीज होके आया है आपका। तो ये बेसिकली मेन डेटा नहीं है, ये डेटा सपोर्ट करते हैं बड़े डेटास को। बड़े डेटा बोले तो जीडीपी डेटा को, रिटेल सेल्स नंबर को, एम्प्लॉयमेंट नंबर को, उनको सपोर्ट करते हैं ये। ठीक है ना। तो ये स्टार्टिंग है, अभी ये नंबर्स खराब अगर और भी आने लगे तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे जा सकता है, लेकिन अगर ये नंबर अच्छे आए तो डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ वापस भगना चालू हो जाएगा। दूसरा, दूसरा क्या है, दूसरा, अमेरिका को ये भी एक डर है कि अगर ट्रम्प साहब ने अपने पॉलिसीज में कोई भी नरमी नहीं बरती, अगर उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी अपनी पॉलिसीज को, तो डेफिनेटली डॉलर के लिए पॉजिटिव रहेगा, डॉलर ऊपर जाएगा। और ट्रम्प साहब कर सकते हैं भैया, वो सन के आदमियों कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए मेरे को डर इस बात का है कि वही डॉलर इंडेक्स कहीं आपका तेज ना रहे। डॉलर इंडेक्स नीचे आने का एक ही कारण रहेगा, वो है यूएस डेट सीलिंग। यूएस डेट सीलिंग क्या होता है? यूएस डेट सीलिंग होता है कि उधार लेने की सीमा। तो अमेरिका की जो उधार लेने की सीमा थी वो समाप्त हो गई है, वो खत्म हो गई है, वो लिमिट खत्म हो गई है। अब उस लिमिट को इंक्रीज करने के लिए इनको एक एग्रीमेंट पे, पेपर पे गवर्नमेंट के साथ साइन करना होता है, वो अभी तक हुआ नहीं है। तो अगर वो एक्सटेंड नहीं हुआ तो डॉलर आपका वीक पड़ सकता है, लेकिन अगर वो अगर आपका एक बार साइन हो गया, क्लियर हो गया, सीलिंग को बढ़ा दिया और सीमा लिमिट दरें को बढ़ा दिया, तो आपका, जैसे क्रेडिट कार्ड से हमारे पास लिमिट है 70,000 की, 1 लाख की, 2 लाख की, वो लिमिट खत्म होगी तो उसके लिए लिमिट इंक्रीज करने के लिए हमें बोलना पड़ता है। ठीक है ना। वो हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर इंक्रीज करते हैं लिमिट, हमारे ट्रांजेक्शन देख के इंक्रीज कर देते हैं लिमिट। ठीक है ना। तो लिमिट अगर इंक्रीज नहीं हुई तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आपका बैंक ऑफ जापान में भी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं किया इस बार, चेंजेस नहीं किए, लेकिन ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भाई आपका मार्च से पहले पहले हम लोग इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस इंक्रीज कर देंगे, नॉट रिड्यूस, सॉरी, इंक्रीज नहीं किया इन्होंने, तो ये इंक्रीज कर देंगे ऐसा इन्होंने बोला है। अगर इन्होंने इंक्रीज कर दिया इंटरेस्ट रेट को, अगर इन्होंने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया तो आपका जापानीज येन स्ट्रांग हो जाएगा और बाकी की जितनी भी करेंसीज हैं वो आपकी वीक हो जाएंगी। जैसे यूएसडी जेपीवाई आपका वीक हो जाएगा, जीबीपी जेपीवाई आपका वीक हो जाएगा, यूरो जेपीवाई आपका वीक हो जाएगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि अगर बैंक ऑफ जापान की जो भी पॉलिसी डिसीजन है, अगर ये मार्च से पहले इंक्रीज हो जाता है तो येन स्ट्रांग होगा, बाकी करेंसीज गिर जाएंगी। दूसरा, येन आज से नहीं, काफी महीनों से गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं ना येन को ये जीरो कर देंगे। तो अगर इस हफ्ते में कभी भी बैंक ऑफ जापान ने इस मैटर में इंटरवीन किया, उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट आके बोला, या उन्होंने डॉलर को सेल करना चालू कर दिया, वॉट एवर, तो आपका जो जापानीज येन है वो स्ट्रांग हो सकता है। अदरवाइज बैंक ऑफ जापान ने अगर इंटरवीन नहीं किया तो चलता रहेगा, वीकनेस होता रहेगा, जनवरी के बाद ये स्ट्रांग होना चालू हो जाएगा। ठीक है ना। तो बैंक ऑफ जापान पे आप नजर रखिएगा, उनकी पॉलिसीज पे नजर रखिएगा। अभी टेक्निकल पे जब जाएंगे तब बात करेंगे इसके बारे में। फिर आपका टोक्यो का जापान आपका सीपीआई नंबर्स भी हैं आपके। फिर इसके अलावा आपके रिटेल सेल्स नंबर भी, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स भी हैं आपके, प्रोड्यूसर प्राइजेस नंबर भी हैं आपके। फिर ट्यूसडे को आपका कल बैंक ऑफ जापान की मीटिंग मिनट्स है, जो पिछले हफ्ते आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आई थी उसके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, उनके मिनट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। बैंक ऑफ कनाडा एक ऐसा बैंक है जिसने पिछले साल 5 बार इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस किया है। मेरे को लगता है कि ये बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है कैनेडियन डॉलर। अब इसको यहाँ से बाउंस बैक देना चाहिए। क्यों बाउंस बैक देना चाहिए? क्योंकि ओवरसोल्ड हो गया, पहली बात। दूसरी बात, अक्टूबर मंथ में और अब जो रिसेंट में डेटा निकला था सीपीआई डेटा का, वो पॉजिटिव निकला था। तो अगर ये डेटा पॉजिटिव है तो भैया कोई चांस ही नहीं है कि इंटरेस्ट रेट को हम लोग रिड्यूस करते रहें। क्यों रिड्यूस कर रहे हैं? जब भैया महंगाई दर आपका बढ़ रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो क्यों रिड्यूस कर रहे हो आप? तो मेरे को लगता है कि जनवरी मंथ से अभी उठना चाहिए, और इसके साथ के जो दूसरे करेंसी पेयर हैं वो गिरने चाहिए। फिर आपका रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की भी जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी पिछले हफ्ते, उसके भी मिनट्स हैं आपके ट्यूसडे को।
तो ये सारे नंबर्स हैं, तो इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। फाइनली कंक्लूजन यही है कि हॉलिडे सीजन चालू हो गया है। ये बॉन्ड और इक्विटी मार्केट को ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। फेड की एग्रेसिव अप्रोच के कारण वॉल स्ट्रीट ने इसको पॉजिटिव नहीं लिया है, जिसके कारण डाउ जोन्स के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और इनके गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई अगर डिमांड वीक रहती है मार्केट के अंदर, तो हम यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के बॉन्ड्स को ऑक्शन करेंगे, 2 साल वाले, 5 साल वाले, 7 साल वाले। ये कुछ बॉन्ड्स होते हैं, कुछ ट्रेजरी बिल्स होते हैं जो उसको गवर्नमेंट निकालती है, बेचती है पैसा रेज करने के लिए, और ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करती है तब क्या इनको ज्यादा पैसा रेज हो जाए। तो इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा और डॉलर के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो अल्टीमेटली इस वक्त जितने भी पॉइंटर्स हैं वो यही बता रहे हैं डॉलर के लिए पॉजिटिव है। लेकिन हिस्टोरिकली एक बात और सच साबित होती है, जब सब चीज किसी के लिए पॉजिटिव होती है तो वहीं से नेगेटिविटी चालू होती है। यानी सब कुछ अच्छा अच्छा है, इसका मतलब दाल में कुछ ना कुछ काला है। ठीक है ना। तो जब डॉलर, मेरे को अच्छी तरह याद है, डॉलर जब जनवरी 2024 से गिरना चालू हुआ था, नीचे आना चालू हुआ था, और ये $100 के नीचे आ गया था, मतलब 2-4 महीने के अंदर, तो लोग सब नेगेटिव नेगेटिव ही बोल रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इकोनॉमी के लिए नेगेटिव है, रिसेशन है, और इकोनॉमी के ऊपर कर्जा है, बर्बाद हो जाएगी, ये हो जाएगी, $96 आ जाएगा। लेकिन तभी सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ और अचानक से डॉलर भगने लग गया। तो अब ये जब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तो मेरे को डर लग रहा है कि अच्छी अच्छी बातें करके लोगों को फंसा के नीचे ना गिरा दें डॉलर को। तो इस बात का आप नजर रखिएगा, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। हम डॉलर इंडेक्स के ऊपर आ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स, देखो ये वो दिन था जब इंटरेस्ट रेट आपका रिड्यूस हुआ था और उसके बाद डॉलर इंडेक्स को ऊपर भगा दिया था। कारण क्या था? कारण मैं आपको बता चुका हूँ कि इनका अभी मन नहीं है इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने का, जिसके कारण इसको एक तेजी मिल रही है। लेकिन मैंने बोला ना, अगर सब कुछ अच्छा 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 हो रहा है तो ये मामला गड़बड़ है। लेकिन टेक्निकल चार्ट पैटर्न को देखते हुए अभी यहाँ पे देखो बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया है यहाँ पे। ये एक रिवर्सल, बेरिश रिवर्सल कैंडल पैटर्न होता है। जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता, देर इज अ चांसेस कि ये डॉलर इंडेक्स आपका नीचे 107.10 और भी नीचे गिर सकता है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये लेवल टूट गया तो यहाँ से ये 109.70 का लेवल जाएगा, उसको आप लिख लेना। यहाँ से ये तेजी पकड़ेगा। अब मैं थोड़ी ब्रॉड व्यू पे बात कर लेता हूँ, ब्रॉड उस पे स्ट्रक्चर पे बात कर। मैं कहता हूँ अगर ये 107.10 आ गया तो क्या, और 105.41 आ गया तो भी क्या। ठीक है। क्यों? रीजन क्या है इस बात का? इस बात का रीजन ये है कि ओवरऑल तो स्ट्रक्चर तेजी है ना, डॉलर का फंडामेंटली तो तेजी है। अगर ये 200 पिप 300 पिप गिर भी गया और 300 पिप यूरो भग गया, जीबीपी भग गया, तो भी क्या। ठीक है ना। अल्टीमेटली उनको नीचे तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि डॉलर अगर वापस से अपनी तेजी पकड़ेगा तो उनको तो वापस नीचे गिरना पड़ेगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, कि ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको ट्रेड लेना है यूरो पे, जीबीपी पे, तो डॉलर को समझते हुए ट्रेड लो कि डॉलर तेजी में है या मंदी में है। तो इसका मैं बहुत बड़े तरीका बता रहा हूँ, पेपर पे लिखो पहले कि भाई डॉलर स्ट्रांग है, वीक है, या साइडवेज जोन में है। अगर डॉलर साइडवेज जोन में है, यानी ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है, आपको सिनेरियो क्लियर नहीं हो रहा, तो यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी में ट्रेडिंग मत करो। अगर आपको ये क्लियर है कि डॉलर तेज है तो यूरो को ठोको, जीबीपी को ठोको। पेपर पे लिख लो भाई, यूरो इज अप, डॉलर इज अप, यूरो इज डाउन, जीबीपी इज डाउन। तो जब पेपर पे लिखोगे तो एक क्लैरिटी आएगी, माइंड में रखोगे तो हमेशा कंफ्यूजन स्टेट पे रहोगे। तो उस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए लिखना चालू कर दो। जब लिखना चालू करोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी, यार मैंने क्या लिखा था डेट डाल के। अब इससे फायदा क्या होगा कि मैं कहता हूँ एक्सेल वैक्सेल सब बेकार चीज है। ये अब नए जमाने की टेक्नोलॉजी आ गई है, ये हर चीज काम की नहीं होती है। आप डायरी बनाओ, एक डायरी पे लिख लो कि भाई ये डेट है, इस तारीख को मैंने, मेरा व्यू ये था, मेरा व्यू ये था, एक रफ उसमें बनाओगे पेपर में, तो आपके सामने सारी चीजें पता रहेंगी, यार किस तारीख को क्या हुआ था, किस तारीख को क्या हुआ था, क्यों मैंने तेजी बनाई थी, क्यों मैंने मंदी बनाई थी। तो आपको समझ में आएगा, तो बहुत सारी चीजें क्लैरिटी हो जाएंगी आप। ठीक है ना। यूरो यूएसडी पे आते हैं। यूरो यूएसडी पे अगर मैं खाली यूरो का स्ट्रक्चर देखता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न है। यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बना है, सपोर्ट भी लिया है, यहाँ से ऊपर भी गया है, बाजार वापस नीचे आ रहा है। तो ये एक बात तो क्लियर है, जब तक ये 340 का लो ब्रेक नहीं करेगा, अगर मैं खाली यूरो यूएसडी का एनालिसिस करूँ प्राइस एक्शन का, तो जब तक ये 340 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, ये अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड मतलब एक शॉर्ट टर्म बॉटम लग चुका है इसके अंदर, और यहाँ पे 500 550 तक इसको जाना चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम में, यानी डेली चार्ट जैसे टाइम फ्रेम में, जब तक ये 550 के ऊपर बंद नहीं होगा तब तक एक और फर्दर तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी।
550 के ऊपर अगर ये बंद हो गया, उसका हाई ब्रेक हो गया, तभी आपको तेजी देखने को मिलेगी, अदरवाइज आपको तेजी देखने को नहीं मिलेगी। 340 का लेवल ब्रेक होते ही यहाँ से नीचे गिरेगा, अच्छा खासा नीचे गिरेगा आपका, और ये 275 तक आपका नीचे जा सकता है। गेटिंग दी पॉइंट? तो अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से तो आप यहाँ पे देखो बाय ट्रेड कर सकते हो, कि एक बाय ले लो। हालांकि ये रेड कैंडल देख के हमें ट्रेड नहीं लेना है कि आप डर जाओ कि अरे सर ये तो नीचे आ रहा है, नीचे गिरते, नहीं, आप यहाँ पे बाय ले लो। 340 का ऐसा लगाओ, और 500 और 550 तक के टारगेट के लिए बैठे रहो। और अगर ये लो टूट गया, तो अपने बाय पोजीशन से निकलना है, शॉर्ट पोजीशन नहीं लेनी है, क्योंकि इतना नीचे लेवल पे जाने के बाद शॉर्ट मारने में तो इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है ना? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे फेवरेबल नहीं है, क्योंकि एक जबरदस्त स्पाइक आएगा ऊपर की तरफ और उसको भगा ले जाएगा। तो इसलिए इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे बाय करो, 340 का एसएल लो, और साथ में 300, 480, 500 तक के टारगेट को काउंट करो। ठीक है ना? जीबीपी भी सेम आपका, यूरो के कंपैरिजन में जीबीपी आपका वीक है, सॉरी, जीबीपी आपका वीक है। तो इसमें फिलहाल कोई ट्रेड अभी एस ऑफ नाउ नहीं बनता है, लेकिन मैं बनने को तो देखो, शॉर्ट पोजीशन बनती है मेरे हिसाब से। और ये वाला जो लोअर हाई लोअर लो वाला स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंगली ये वाला जो हाई है, ये आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा क्लोजिंग बेसिस पे, और नीचे आपका ये अच्छा खासा गिर सकता है 2390 तक, और उसके नीचे ये 2300 तक ये आपका बहुत अच्छा गिर सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन आप चाहो तो बना सकते हो, और 2665 का अपना स्टॉप लॉस लो, टारगेट अपने 2400 तक के अपने टारगेट आप पकड़ सकते हो उसके अंदर। और 2650 के ऊपर अगर ये बंद हो गया, तो फिर ये ऊपर जा सकता है, फिर हम देखेंगे क्या करना है, लेकिन इसके ऊपर एक बार हम एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। जीबीपी जेपीवाई आप शॉर्ट पोजीशन यहीं पे ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो भगा था, एकदम जल्दबाजी में भगा था, क्योंकि बैंक ऑफ जापान ने जब इंटरेस्ट रेट को नहीं इंक्रीज किया, तो जापानीज येन जो है वीक हो गया, और जीबीपी स्ट्रांग हो गया, लेकिन एक लेवल पे आने के बाद देखो रुक गया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे अब एक शॉर्ट पोजीशन आपकी बनती है, ये वाला हाई आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा, और टारगेट आपके नीचे के कहीं पर भी आप कंफर्टेबल हो, आपको लगता है कि नहीं ये सपोर्ट है, तो वो आपको अपने हिसाब से ले लेने हैं। एयूडी यूएसडी फिलहाल मेरे लिए कुछ भी नहीं बनता। यूएसडी कैड में आप एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे ले सकते हो, ये वाला जो हाई है 4462 का, ये हाई के स्टॉप लॉस के साथ एक शॉर्ट पोजीशन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ओवरऑल हालांकि मैं इस बात के लिए पॉजिटिव था कि भैया मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ है, तो 4600 4700 तक ये जाना चाहिए, और जा भी सकता है अभी भी, क्योंकि ये देखो यहाँ पर भी दो बार इसने स्पाइक मारा है, पहले यहाँ पे स्पाइक मारा, दूसरा यहाँ पे स्पाइक मारा। या तो यहाँ पे कुछ मत करो, 4650 के आसपास अपना एक सेल पोजीशन लगा दो, स्पाइक मार के नीचे आएगा तो आपने प्रॉफिट बुक कर लेना। ठीक है ना? लेकिन मेरे को लगता है तेजी है, रीजन क्या है देखो, यहाँ पे आप आरएसआई को थोड़ा स्टडी करो। यहाँ पे आरएसआई सपोर्ट ले लेके ऊपर जा रहा था, आप यहाँ पर भी आरएसआई को स्टडी करो, यहाँ पे भी सपोर्ट ले लेके ऊपर जा रहा है, और बहुत अच्छी रैली यहाँ पे दी थी। तो इसलिए मेरे को सेम पैटर्न यहाँ पे रिपीटेटिव होता नजर आ रहा है, कि एक अच्छी तेजी आपका ये पकड़ सकता है। ठीक है ना? लेकिन एक शॉर्ट टर्म ट्रेड दे रहा हूँ, अगर मान के चलो कि भाई यहाँ से आपने बेचोगे और हल्का सा भी डॉलर नीचे आया, तो ये भी नीचे गिरेगा, आपका 4300 तक आ जाएगा, मतलब 100 पिप मिल जाएंगे, कम बात नहीं है। स्टॉप लॉस तो बहुत नजदीक है ही, 4462 का स्टॉप लॉस है, यानी 50 पिप का एसएल है, 100 पिप का टारगेट है, बेच लो एक बार यहाँ पे। यूएसडी सीएचएफ आपका स्ट्रांग है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, लेकिन मैं चाह रहा था कि भाई ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता और 8834 8850 तक ये आता, तो यहाँ पे मैं लॉन्ग पोजीशन बनाता, लेकिन यहाँ तो सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो अब ये क्या भगता हुआ आपको क्या अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये आपको बुला रहा है, लेकिन अपन को जाना नहीं है, इसको जाने दो ऊपर। जब भी डिप मारेगा उसको बाई करेंगे, अभी इसको हम नहीं छुएंगे, इस हाई लेवल पे नहीं पकड़ेंगे। और मेरे हिसाब से तो आप वेट एंड वॉच करो, ऐसा तो नहीं कि जीवन भर ही भगता रहेगा ये जरूर गिरेगा और 8834 तक आएगा, वहां पे आप बाई ट्रेड एग्जीक्यूट कर लीजिए। गोल्ड पे शॉर्ट पोजीशन बनती है, अभी भी बनती है। इंटरडे में आज हमने अपने क्लाइंट को 2620 22 के आसपास शॉर्ट पोजीशन बनवाई थी इसके अंदर।
ठीक है ना, तो इस पे अभी भी बनती है, 2600 तक के टारगेट लग रहे हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आज इंटरडे में 2590 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये 2580 तोड़ता है दोबारा, तो ये 2520 तक आपका गोल्ड जाएगा, डेफिनेटली जाएगा आपका 2520 तक। ठीक है ना। ये वाला स्टॉप लॉस है 2633 का। ये स्टॉप लॉस के साथ आप एक शॉर्ट पोजीशन बनाओ, ये 2600 2590 तक आ सकता है। 2590 पे फिर बाय बनाना, 2580 के एसएल के साथ। वो 97 98 जाए तो काट देना। ठीक है। 2533 अगर तोड़ता है तो रुकना थोड़ा सा। फिर 40 पे भी रेजिस्टेंस है, 60 पे भी है, फिर देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन अभी तो फिलहाल यही है कि कोई भी अगर बाउंस बैक मारता है शॉर्ट पोजीशन बनाओ, और ये नीचे 2600 तक आपका गिर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और कोई करेंसी पेयर पे आप एनालिसिस चाहते हैं तो बता सकते हैं। नहीं तो फिर हम लोग आज के स्ट्रेटेजी पार्ट के ऊपर थोड़ा सा चलेंगे। बीटीसी यूएसडीटी। बीटीसी यूएसडीडी सर एक बार वीक है। मेरे को लगता है बीटीसी को एक बार 84,000 के आसपास आना चाहिए। एज पर दी टाइम साइकिल एनालिसिस, जब भी बीटीसी ने टॉप लगाया है, 30% का करेक्शन दिया है हमेशा ऊपर से। तो यहाँ पे हाई लगा है 1,08,000 का। तो इसका 30% अगर आप निकालो, जो भी निकलता है मेरे हिसाब से तो इसको 80,000 तक कम से कम आना चाहिए। तो 80,000 के आसपास इसको बाई लेंगे। और जब जनवरी 20 को ट्रम्प साहब अपनी गद्दी संभालेंगे, उसके बाद या उसके आसपास वाले क्षेत्र में, एरिया में, इसको तेजी पकड़नी चाहिए और 1,25,000 तक इसको जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो बाय ऑन डिप कैंडिडेट है। टेक्निकली एज ऑफ नाउ वीक है, नीचे गिरेगा, 90,000 भी तोड़ेगा। तो मेरे हिसाब से 84 82,000 के आसपास धीरे धीरे करके आप बाई ट्रेड इसमें लेते रहो और मजे लेते रहो, ये आपको प्रॉफिट बना के देगा। ठीक है चंद्रेश भाई। जीबीपी कैड। जीबीपी कैड वीक है, अभी के अभी शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। ये वाला हाई रहेगा 1.8233। स्टॉप लॉस डेफिनेटली बड़ा है, लेकिन टारगेट भी आपके 1.7800 तक के टारगेट आपके बने रहेंगे। तो ये आप शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे जीबीपी कैड के अंदर ले सकते हो। ठीक है विद्यासागर जी। चलिए दोस्तों, आज के एनालिसिस पे चलते हैं। देखो, जब भी मैं आपको कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम बताता हूँ, तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम जब बाय देता है या सेल देता है, तो उसका टारगेट हम मैनुअली निकालते हैं। कोई भी ऐसा फॉर्मूला, ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें हम ये कह सकें कि ये टारगेट 100% अचीव होगा। जैसे मान के चलो, कोई भी दो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर है, क्रॉसओवर होने के बाद ट्रेडिंग सिस्टम ने बाय दिया। अब अपन को ये नहीं पता ना ये ऊपर कितना जाएगा, ये 50 पे भी ऊपर जा सकता है, 70 पे भी ऊपर जा सकता है, 120 पे भी ऊपर जा सकता है, या ये 50 पिप से नीचे आके वापस मूविंग एवरेज सेल दे सकता है। तो हमें ये नहीं पता कि बाय देने के बाद या सेल देने के बाद एक्चुअली इसकी मूवमेंट कितने पिप की होगी। मिनिमम तो निकाल सकते हैं, मैक्सिमम कितनी की होगी नो बडी नोस, कोई नहीं बता सकता, ऐसे कोई वर्ल्ड में थ्योरी है ही नहीं। प्रोबेबिलिटी हो सकती है। हम फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज कर सकते हैं, या वैसे हम यूज करके, अब वो सिर्फ ना टूल जो होते हैं वो बेसिकली लोगों को चमकाने के लिए होते हैं। ठीक है ना, क्लासेस में दिखाने के लिए होते हैं, एक्चुअल में प्रैक्टिकल में उसका इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है ना। तो वो दिखाने के लिए, हाँ ये टारगेट है, टारगेट है, लोग वो मैथमेटिकल फॉर्मूलेज है, तो वो टारगेट नहीं आते। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, हम एक अपने मन से हिस्टोरिकल डेटा पे हम ये लोग एनालिसिस करते हैं डेटा का, और एक एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं। एवरेज जब भी किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम ने बाय या सेल दिया है, तो इतने पिप का मूवमेंट तो दिया होगा। तो आज का जो मैं आपको सुपर ट्रेंड के ऊपर एक ट्रेडिंग सिस्टम बताने जा रहा हूँ, उसका हम 25 से 30 पिप तक का टारगेट काउंट करेंगे कि भाई इतना मिल गया तो हम अपने निकल के बाहर आ जाएंगे। दूसरी बात, हमारा जो मनी मैनेजमेंट रूल है वो क्या बोलता है
कि मान के चलो आपने बाय किया 0.01 लॉट एट द रेट ऑफ 1.1410, ये ऊपर नहीं गया, ये 15 पिप ऊपर गया, आपका टारगेट 25 पिप का था, नहीं अचीव हुआ और ये नीचे गिर गया और हमने सेल किया 0.02 एट द रेट ऑफ 1.1370। क्यों मैंने 0.02 बेचा? क्योंकि जब हमारी सेल कंडीशन मैट हुई हमारे ट्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली, तो 1370 पे उसने बोला सेल कर दो, तो हम बाय में से निकल गए, यानी हमने 40 पिप का लॉस बुक कर लिया और डबल क्वांटिटी से हमने बेच दिया। अब क्योंकि क्वांटिटी हमने डबल की है यहाँ पे, तो 40 पिप का हमारा लॉस है। इस लॉस को कवर करने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 20 पिप हमारा ब्रेक इवन प्राइस। ठीक है, यानी 20 पिप अगर नीचे आएगा इंटू दो तो हमारा 40 पिप ही होता है। ठीक है ना, उसके बाद हमारा प्रॉफिट आना चालू होगा। तो ये रणनीति हम इसके अंदर बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगाएंगे। सुपर ट्रेंड एक वॉलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर है जो आपको बाय सेल देता है। बेसिकली ये बना तो था आपके स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के लिए, लेकिन हम लोगों ने इसको क्या किया, एंट्री के पर्पज से यूज कर लिया। ठीक है, तो इसमें हम पहले यूरो यूएसडी में मैं आपको दिखाता हूँ, फिर जीबीपी यूएसडी में दिखाऊंगा। यूरो यूएसडी में हम 30 मिनट्स का चार्ट यूज करेंगे और जीबीपी यूएसडी में हम 1 आवर का चार्ट यूज करेंगे, क्योंकि उसकी वॉलेटिलिटी अलग है और आपका यूरो की वॉलेटिलिटी अलग है। ठीक है ना, तो 30 मिनट्स का चार्ट यूज करेंगे, इंडिकेटर पे जाएंगे, लिखेंगे सुपर ट्रेंड, ये वाला इंडिकेटर हम प्लॉट करेंगे और उसको 3 बार प्लॉट करेंगे, एक बार नहीं करेंगे, 3 बार प्लॉट करेंगे। यानी 3 बार, एक दो तीन, 3 बार क्लिक करेंगे इसके अंदर। 3 बार क्लिक करने के बाद इसकी पहली सेटिंग में आते हैं। पहली सेटिंग में 8 ईयर पीरियड है 20, मल्टीप्लायर है 10। 8 ईयर पीरियड है 20, मल्टीप्लायर है 10। दूसरा हम आते हैं सुपर ट्रेंड पे, 8 ईयर पीरियड है 20, मल्टीप्लायर है 4। तीसरे पे आते हैं, 8 ईयर है 20, मल्टीप्लायर है 5। तो ये सेटिंग में आपको चेंजेस करना है, दोबारा दिखा देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट वाले पे आते हैं, 20 और 10। ठीक है, दूसरा वाला सेटिंग पे आ जाते हैं हम, 20 और 4। तीसरी वाली सेटिंग पे आ जाते हैं हम, 20 और 5। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आराम से देख लीजिएगा आप। जब भी आप बाय लेंगे, तीनों लाइनें आपकी ग्रीन होनी चाहिए। यहाँ पे दो कैंडल होना चाहिए, पहला और दूसरा। इन दोनों कैंडलों का हाई नोट कर लीजिए, इन दोनों कैंडलों का हाई है 1.0746। इसके हाई के ऊपर बाई किया, कितना हाई लगाया, 776। 30 पिप मिल गए, हमारा तो प्रॉफिट बुक हो गया। लेकिन ये आपके ऊपर है, अगर आप बने रहना चाहते हो तो बने रह सकते हो। देखो कितना ऊपर गया, 832, 910। ये हमेशा लेकिन नहीं होगा, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। फिर देखो यहाँ पे दो कैंडल आए, पहला ये, दूसरा ये। इन दोनों कैंडल को लो के नीचे बेचा 1.0886। कितना लो गया, 843, 825। ठीक है, और भी नीचे 802, 777। फिर यहाँ पे देखो दो कैंडल लगाया, ये पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल। इन दोनों कैंडलों के हाई के ऊपर बाई करेंगे, 1.0900। सीधी मूवमेंट, कितना हाई लगाया, 1008। और देखो कितना हाई लगाया, 1021। फिर ये दोनों कैंडलों के लो के नीचे बेचना, ये नहीं गया, सीधी मूवमेंट। फिर इन दोनों कैंडलों के लो के नीचे बेचा, 1122। कितना मूवमेंट दिया, 1055।
प्रॉफिट बुक हो गया। फिर यहाँ पे बाय कराया 1100 पे, कितना हाई लगाया, 1155। फिर यहाँ पे शॉर्ट करा 1055 पे, कितना लो लगा, 1007। फिर यहाँ पे बाय कराया 1072 पे, 1116, 1190। फिर इन दोनों कैंडलों के लो के नीचे बेचते, लेकिन इसका लो नहीं टूटा। यहाँ पे लो टूटा है देखो, इसका लो है 1138, लो कितना लगाया, 1083। फिर बाय कराया 1176, हाई कितना लगाया, 1214, प्रॉफिट बुक। फिर यहाँ पे देखो लो नहीं टूटा, यहाँ पे लो नहीं टूटा, यहाँ पे लो टूटा। इसका लो कितना है, 1102, कितना लो लगाया, 1028, 971। फिर यहाँ पे देखो बाई करा 830 पे, कितना हाई लगाया, 838। फिर कितना हाई लगा दिया, 871, 902, 937। फिर यहाँ पे शॉर्ट करा 821 पे, लो लगाया 682, सीधी मूवमेंट। अब देखो, अब बाजार साइडवेज हो गया, अब समझना है। 578 पे डबल क्वांटिटी, सॉरी, डबल कैंडल के ऊपर बाई किया 578 पे, हाई गया 595, 597। तो वैसे तो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो हमें अच्छा नहीं मिले, 17 और 3, हाँ हमें पॉइंट नहीं मिले। 597 तक गया और फिर यहाँ पे शॉर्ट कराया हमें 496 पे, 578 माइनस 496, 82 पिप का हमें नुकसान हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल क्वांटिटी बेचेंगे 496 पे। नीचे कितना गया, केवल 460। फिर यहाँ पे हमने बाई किया 588 पे। फिर यहाँ पे हमने तीन तीन क्वांटिटी की, लॉस हुआ हमें। फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे दोबारा लॉस हुआ 500 पे। फिर हमने दोबारा क्वांटिटी करी। फिर देखो ये जो ट्रेड दिया ना इसने, कहाँ पर, 500 से, 500 से कहाँ तक दिया, 343 और 343 तक। जो 343 तक लो मारा है ना इसने, सारा लॉस उसके अंदर कवर हो गया हमारा, सारा लॉस कवर हो गया और अभी भी शॉर्ट में चल रहा है। अगर इन दोनों कैंडलों का हाई ब्रेक हो जाता तो ये बाय में आ जाता है, लेकिन अभी भी हो सकता है 2-4 दिन में बाय में आ जाए। जैसे इन दोनों कैंडलों का हाई ब्रेक होगा, ये आपका बाय ट्रेड में आ जाएगा। लेकिन जब तक नहीं आता है तब तक आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अब इसी चीज को मैं आपको 1 आवर के चार्ट में दिखाता हूँ। इसमें पेशेंस, क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी ना अलग है, इसलिए मैंने 1 आवर दिया है। देखो, पहला 1 घंटा छोड़ देंगे, दूसरा 1 आवर छोड़ देंगे, यानी 2 आवर्स तक वेट करना है हमें। तो इन दोनों कैंडलों के हाई के ऊपर बाई करेंगे 2777, सीधी मूवमेंट 2845, 2990, 3044। अब जब 2 आवर्स का 1 आवर का चार्ट लेंगे ना, तो जीबीपी यूएसडी में टारगेट मिनिमम 50 पिप का रखेंगे, मिनिमम। फिर इन दोनों कैंडलों के लो के नीचे बेचेंगे 2901 के नीचे, कितना गया, 2806, 2707, 2670। फिर इन दोनों कैंडलों के हाई के ऊपर बाई किया 2857, सीधी मूवमेंट। फिर इन दोनों कैंडलों के लो के नीचे बेचा 3109, सीधी मूवमेंट, 3032। फिर इन दोनों कैंडलों के हाई के ऊपर बेचा 3174, सीधी मूवमेंट। फिर इन दोनों कैंडलों के लो के नीचे बेचा 3237, सीधी मूवमेंट। फिर यहाँ पे देखो, इन दोनों कैंडलों के हाई के ऊपर बाई किया 2711, कितना ऊपर गया, 2778। फिर यहाँ पे देखो, इन दोनों कैंडलों के लो के नीचे बेचा 2618, सीधी मूवमेंट। अभी तक नीचे चल रहा है 2479, 2479। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की स्ट्रेटेजी थी। इसको आप, अब देखो इसमें आपको एक सीखने को मिला होगा कि मैंने यूरो यूएसडी का अलग टाइम फ्रेम लिया और जीबीपी यूएसडी का मैंने अलग टाइम फ्रेम लिया। अब यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि सभी करेंसी पेयर पे आप एक ही टाइम फ्रेम को यूज करेंगे, आपको अलग अलग टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा। अब वो टाइम फ्रेम कैसे चूज करेंगे, वो आपको या तो मेहनत करनी पड़ेगी, खुद बैक टेस्ट करके आपको देखना पड़ेगा
तभी वो चीज़ आपको समझ में आएगी कि यार ये जो स्ट्रेटेजी है किस करेंसी पेयर में किस टाइम फ्रेम में काम कर रही है। हर टाइम फ्रेम पे ये काम नहीं करेगी, ठीक है ना। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। कोई भी अगर आपकी क्वेरीज है यू कैन आस्क मी। चलिए गाइस, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज नहीं है तो अलविदा लेते हैं आपसे आज के लिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। टिल देन मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है, ये समय है पढ़ने का, ये समय है पार्टिसिपेट और ज़्यादा अपने आप को मार्केट में करने का, मतलब इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। तो उसको आप फ़ायदा लो, बैक टेस्टिंग करो, ठीक है ना। तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। मैं सर नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगा विद्यासागर जी, ईड्स इंडिकेटर बाय जैकिस, ठीक है। टिल देन आप इसको यूज़ करें, मैं वो भी आपको बता दूंगा।